नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां सीएम धामी काशीपुर के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचे और संगत के साथ नगर कीर्तन में शामिल हुए। ये नगर कीर्तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350वें गुरु गद्दी दिवस और श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को समर्पित था। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये गुरु तेग बहादुर जी के संदेश और शिक्षाओं को भी प्रसारित करेगा। नगर कीर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा सीएम धामी ने इस दौरान कहा है। काशीपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है। नगर कीर्तन के श्री ननकाना साहब आगमन पर संगत के सभी सदस्यों, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड की जनता ने हर चुनाव में मोदी, धामी और बीजेपी पर भरोसा जताया और उस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास की गंगा योजनाओं का लाभ, भ्रष्टाचार पर वार और सुशासन की मिसाल, यही है धामी मॉडल। 2027 का चुनाव भी जनता धामी के नेतृत्व में लड़ेगी, क्योंकि अब उत्तराखंड की जनता को धामी पर भरोसा दिखाई दे रहा है। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का लगातार वार। धामी मॉडल, विकास, सुशासन और जीरो टॉलरेंस। 2027 में फिर धामी सरकार, जनता का भरोसा बरकरार। उत्तराखंड की आवाज, धामी है तो भरोसा है। धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों की गूंज न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कई साहसिक और निर्णायक कदम उठाए हैं, जिन्होंने शासन की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार द्वारा लागू किया गया नकल विरोधी कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। वहीं धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाकर धार्मिक असंतुलन की संभावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भू कानून में ऐतिहासिक बदलाव लाकर स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की गई है और बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करने का ठोस प्रयास किया गया है। धामी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया, जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। ये भारतीय संविधान की मूल भावना, सभी नागरिकों के लिए समान कानून को व्यवहार में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त सरकार ने नकल माफिया, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक सख्त और प्रभावी कदम है। धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड सिर्फ योजनाओं के कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। नकल माफिया सलाखों के पीछे पहुंचे, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, भ्रष्ट अफसरों पर गाज गिरी और लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक हर मोर्चे पर धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं।
आज देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ उसकी सुंदर वादियों से नहीं बल्कि एक सख्त, ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व से जुड़ चुकी है और उस नेतृत्व का नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदाग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। भ्रष्टाचार पर प्रहार, विकास की रफ्तार और भविष्य के लिए विश्वास की धार, यही है धामी सरकार का नया मॉडल। और इस मॉडल की गूंज अब सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। धामी के फैसले आज जनता की आवाज बन चुके हैं और यही है धामी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। 2027 का चुनाव भी अब जनता धामी के नेतृत्व में लड़ेगी, क्योंकि अब उत्तराखंड कह रहा है धामी है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी के पास बड़ा लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद हो गया। लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि पहाड़ भर-भरा कर नीचे सड़क पर गिरता नजर आया, मानो चारों ओर मिट्टी के गुबार उड़ रहे हों। वहीं लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों को उम्मीद थी कि देर रात तक सड़क खुलेगी, लेकिन देर रात को बीआरओ की मशीनों ने कार्य करना बंद कर दिया, जिससे हाईवे खुलने के इंतजार में बैठे दर्जनों वाहन मायूस होकर वापस लौट गए। जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी ने बताया कि बीआरओ की मशीनों ने दोनों तरफ से कार्य में जुटे हुए हैं। नेशनल हाईवे खुलने में अभी 3 से 4 घंटे लगने की संभावनाएं है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से जिला मुख्यालय आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बरसाती सीजन में दरकते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आपदा से बेहाल नजर आ रहे हैं। जगह जगह हो रहे भूदसाव और लैंडस्लाइड से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आवागमन जोखिम भरा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने जनपद के धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम के निरीक्षण का उद्देश्य आपदा के कारण हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करना और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना रहा। टीम के सदस्य आर्मी हेलीपैड हर्षिल पहुंचे, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा टीम को जनपद में आपदा के दौरान परिसंपत्तियों को हुए नुकसान और जनहानि से संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी दी गई। टीम द्वारा मुकवा, हर्षिल, धराली के आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों से क्षति और पुनर्निर्माण कार्यों के आकलन की जानकारी ली गई है। टीम ने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय टीमें पहुंची हैं। अब देखिए, जहां पर लोगों की परेशानियों को समझा गया और इसके साथ ही साथ लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का इस दौरान निरीक्षण किया है। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों 2 मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ
इस सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत का कहना है कि जब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है तब बीजेपी के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह ताक रहे हैं। में भयंकर आपदा आई है चतुर्दिक और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रश्मदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप कराली को देख लीजिए क्या काम हो रहा है, और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में 15,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। अदालत ने 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। इस फैसले को लेकर शिक्षक संघ आंदोलन की राह पर है और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिक्षकों के समर्थन में भी उतर आए हैं। उनका कहना है कि 15 से 20 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अब टीईटी पास करना संभव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की अपील की ताकि पुराने शिक्षकों की नौकरी पर खतरा न आए। रावत का तर्क है कि नए बैच के शिक्षक ये परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर इसे लागू करना अन्याय होगा। जो पीछे से लागू हो रहा है और ये कहना कि अब वो आज टीटी कर रहे, वर्षों पहले उन्होंने एजुकेशन ली और आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे, वो बहुत कठिन काम है और राज्यों को चाहिए ठीक तरीके से जो है अपना केस रखे और ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो। या अभी अभी जो लोग बैचेज आए हैं 4-6 साल पहले, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं, लेकिन 20-20 साल 15-15 साल जिनको हो गए हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जो है टीटी पास करना कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे तो सैकड़ों हजारों शिक्षकों की आजीविका पर तलवार लटक जाएगी। इसलिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा को फिर से दोबारा खोल दिया गया है। 2 सितंबर को केदारनाथ और 4 सितंबर को बद्रीनाथ की यात्रा खोल दी गई। आपको बता दें कि भारी बरसात के कारण यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल के लिए 2 धामों की यात्रा का संचालन फिर से कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चारधाम यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया गया। लगभग बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बीते कल शाम तक 27,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 15 सितंबर से चारधाम के लिए हेली सेवा की शुरुआत भी कर दी जाएगी। देखिए 2 तारीख को श्री केदारनाथ जी के धाम कपाट खुले थे और 4 तारीख में श्री बद्रीनाथ जी की, और लगातार यात्रा कंटिन्यूस चली थी कि जैसे कि मानसून आने के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बारिश इस बार रही और बहुत भूस्खलन और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की जो है कि सूचनाएं यहाँ पर आती रही हैं और बहुत सारे हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। और लगातार अभी 5 तारीख तक भी जो है 1 तारीख से 5 तारीख तक भी यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन अभी यात्रा जो है 6 तारीख से पुनः जो है खुल गई है। और सभी जो यात्रा रूटों पर हमारी सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और सारी टीम जो है कि युद्ध स्तर पर वहाँ पर जो है कि सड़कों को खोल रहे हैं। और कल भी 2 दिन तक लगातार जब यात्रा खुली है 6 तारीख के बाद में, तो अच्छी संख्या में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी यात्रियों का आवागमन रहा है। लगभग 27,70,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने जो है कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में दर्शन किए हैं कल शाम तक। तो यात्रा पुनः जो है कि अपने उस पर शुरू हो जाएगी और 15 सितंबर तक जो है कि हमारी हेली सर्विसेज भी जो है कि वो प्रारंभ हो जाएंगी। निश्चित ही जिस प्रकार से धाम में पूरी दुनिया का, भारत ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, उनकी आस्था यहाँ पर है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में, तो लाखों की संख्या में जो है कि पुनः जो है कि तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ लगे शिलापट्ट पर हुए विवाद पर उत्तराखंड से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये विवाद कट्टरपंथियों द्वारा खड़ा किया गया जो इस्लाम का गलत चेहरा पेश करने का काम कर रहे हैं। शम्स ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध करने वाले लोग देश विरोधी हैं और पाकिस्तान समर्थित विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी बताया है कि अगर तस्वीरें या प्रतीक इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है तो सऊदी अरब के नोटों और झंडों पर नेताओं की तस्वीरें कैसी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेताओं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर कट्टरपंथ का इस आरोप को और भी ज्यादा इसे बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है और कड़ी निंदा भी की है। शम्स ने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और नए भारत में देश और सेना को कमजोर समझना बड़ी भूल होगी। कश्मीर के अंदर जो नापाक हरकत हुई, जिस प्रकार वहां हजरत बल के सामने एक शिला पट लगाया गया और उसके ऊपर जिस तरह से अशोक की लाट का चिन्ह बनाया गया, अशोक चक्र का, उसको तोड़ा गया कट्टरपंथी लोगों द्वारा और ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि इसके ऊपर मूर्तियां बनी हैं, इसके ऊपर आकृति बनी है, तस्वीर इस्लाम में तस्वीर की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है ये कट्टरपंथी ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही है। ये नापाक सोच जो देश विरोधी सोच है, ये नापाक सोच जो देश को बांटने की कोशिश कर रही है। मोतीचूर में बाधित रेलवे ट्रैक को 11 घंटे की मशक्कत के बाद फिर से सुचारू कर दिया गया है। डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण ट्रैक पर रेल संचालन ठप हो गया था। रेलवे इंजीनियरों और टेक्निकल टीम ने ट्रैक से मलबा हटाने का काम घंटों तक जारी रखा। जाल की मरम्मत पूरी करने के बाद ट्रायल इंजन चलाया गया और ट्रैक को फिर से सुरक्षित घोषित किया गया और इस बाधा के कारण 17 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं और हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ट्रैक पर सामान्य रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है और स्थिति नियंत्रण में है। नगर निगम हरिद्वार ने रेलवे स्टेशन से सहगल पेट्रोल पंप तक स्ट्रीट लाइट पोलों पर लगे अवैध डिश टीवी और इंटरनेट फाइबर के तारों को हटाया है। नगर निगम की ये कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा और शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए लगातार जारी है। इससे पहले 4 दिसंबर को शिव मूर्ति चौक से रेलवे स्टेशन तक की इसी तरह कार्रवाई कर तार हटाए गए थे। नगर निगम ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में मध्य हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल, खड़ी, भीमगोड़ा और घाट क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। साथ ही निगम ने नागरिकों और सेवा प्रदाता कंपनियों से अपील की है कि बिना अनुमति स्ट्रीट लाइट पोलो या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के तार या उपकरण न लगाए जाएं, अन्यथा निगम खुद इन्हें हटाएगा और पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। लक्सर क्षेत्र के दापकी कला निवासी एक 70 वर्षीय महिला और उसके परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गांव के ही रहने वाले करीब आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर उनकी माता के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद से वो बेहद दहशत में है। पीड़ित महिला के परिवार का कहना है कि घटना की शिकायत उन्होंने पुलिस को पत्र देकर की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने चेतावनी दी है कि अगर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन महिला इच्छा मृत्यु के लिए विवश होगी, जिसकी जिम्मेदारी मारपीट करने वालों की होगी। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी खानपुर विधायक को दी है और इसके बाद एक पत्र एसएसपी हरिद्वार को भी भेजा गया था। कुछ दिन पहले तहसील दिवस में भी एक पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी हरिद्वार को सूचित कराया गया था, लेकिन अब तक पुलिस स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने पुलिस प्रशासन से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। मेरी सासू है, इनके साथ 22 तारीख को जो घटना हुई है और 22 तारीख को हम थाने में गए और हमने एप्लीकेशन दी है। वहाँ पर एक मुंशी था, उस मुंशी ने हमसे जबरन एप्लीकेशन लिखवाई और नहीं तो उसने आधी एप्लीकेशन मेरे देवर ने लिखी है और आधी एप्लीकेशन उसने खुद लिखी है ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखो। हमने 112 पर भी कॉल करी है उस टाइम और उन्होंने तब भी मतलब अपनी ज़िद में अपनी तरीके से वो एप्लीकेशन लिखी है और एप्लीकेशन हमने 112 पे भी कॉल किया है, वो कॉल रिकॉर्डेड है और उसने अपनी तरीके से एप्लीकेशन लिख के इस पे एनसीआर काट दी है। बल्कि ये एक संगीन अपराध है कि घर में घुस के उन्होंने मारा है। इससे पुलिस ने हमारे घर से वहाँ से जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये लड़ाई हुई है, वहाँ से उन्होंने कारतूस भी बरामद किया है, सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है। इसमें सब में जब ये संगीन अपराध पाया गया तभी भी उन्होंने एनसीआर काट दी है। और मैं जो 22 तारीख में अपने घर पे आ रखी थी
और मैं घर पे आ रखी थी। मैं अंदर सामने वाले कमरे में लेटी हुई थी। मैं बीमार हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। और 7 के और 8 बजे के बीच में हमारे घर पे जो शिवम, राहुल, प्रभात, नीटू, ज्योति, स्वाति और कविता, ये सब ने घुसकर, मम्मी बैठी थी अंदर, तो उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और ये बोला कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, अनुराग। वो अंदर से निकला तो उसके साथ भी बहुत मारपीट की। मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जो हूँ बैठी हुई सब कुछ देखती रही। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं उनके बीच में घुसकर कुछ कर सकती। और फिर इनके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की, तमंचे ले रहे थे और बाल बूल फाड़े। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी माँ आई कितना बुरा हाल इनका किया। और उसके बाद मैं वहीं पे पड़ी रही, बेहोश हो गई। और मेरी साथ में ऐसी घटना हुई है 7:30 बजे के करीब, 8 के 7 के बीच में मेरे घर में घुसकर 7 जनों ने मारपीट करी। उसके बाद मेरे कपड़े फाड़े, मारपीट करी। मेरा लड़का अंदर था, वो लिकड़ा गैलरी के उसमें आया तो मेरे लड़के पर मारपीट करी और बुरी तरह से करी। मैं 70 साल की बुढ़िया और मेरी बुरी हालत करी, मारपीट का, कपड़े फाड़े और कट्टा ले रहे थे, उसको लोड तो कर नहीं पाए। वो कट्टा मेरे हाथ पर मारा, यो नहीं मैं जानती कैसा था वो। और बहुत ही बुरी तरह मुझे पिटा। तो उन्हें बताओ, कोई भी पुलिस प्रशासन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहे। 22 तारीख की घटना है और मैं गिड़गिड़ा रही हूँ सबके सामने, कोई भी मेरी सुन नहीं रहा और मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।